हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका कि सब्जेक्ट कोड ER2011T है। उसके इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 में ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव में कलरिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कलरिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलरिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कौन कौन से कलरिंग एजेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव को देखें तो इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लिया है और उसमें डिटेल में हम लोगों ने फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में बात कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव के पार्ट 2 में कलरिंग एजेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए कलरिंग एजेंट को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कलरिंग एजेंट है या इसको हम लोग कलरेंट के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल फील्ड में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक कलर इम्पार्ट करने के लिए, एक कलर देने के पर्पस से हम लोग कलरिंग एजेंट या कलरेंट को बेसिकली यूज़ करते हैं, जिससे कि उसका जो अपीयरेंस है वो प्लीजिंग हो सके। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, PLEASING यहाँ होना चाहिए। जो अपीयरेंस है उसको अच्छा करने के लिए, प्लीजिंग करने के लिए, या सिंपली कहें अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अपीयरेंस को और सुंदर और अच्छा करने के लिए हम लोग कलरिंग एजेंट को बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसमें हम लोग जो कलरिंग एजेंट है उसको फ्लेवर के सेंसरी एडजुवेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। लाइक ये जो एडजुवेंट है इसका क्या मतलब होता है, वो सब्सटेंस जो और किसी सब्सटेंस के गुण को बढ़ाता है, तो जो फ्लेवर है उसके सेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे कलरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल लूँ, अगर मैंने कोई 2 प्रिपरेशन बनाई हैं, एक को मैंने कच्चे आम का फ्लेवर दिया है, एक को पके आम का फ्लेवर दिया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसको कौन सा कलर देना चाहिए जिससे कि उसका फील अच्छा है, तो साफ सी बात है कि जो कच्चे आम का फ्लेवर जिसको दिया है उसको ग्रीन कलर दूंगा और जिसको पके आम का फ्लेवर दिया है उसको मैं येलो कलर दूंगा। तो इससे उसका फ्लेवर का फील हमारा अच्छा आएगा। तो फ्लेवर के सेंसरी एडजुवेंट की तरह भी हम लोग कलरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ में जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो डिस्टिंक्टिवनेस है उसमें जो भेद करना है उसको अलग अलग उस प्लेस पे करने के लिए भी हम लोग कलरिंग एजेंट को बेसिकली यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न हैं, कारण है जिसके लिए हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को कलर्ड करते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा रीज़न है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को पहचानने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को कलर्ड करने का काम करते हैं। लाइक अगर सिंपली देखें तो अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं तो वो हमारी और प्रिपरेशन से उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग उसको एक कलर अगर प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमारे और प्रिपरेशन से हमें अलग देखने को प्राप्त होगा। लाइक अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हमारी कोई इंडस्ट्री है उसमें हम कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल्स को बना रहे हैं तो वो और टैबलेट और कैप्सूल से वहाँ पे हमें अलग देखने को मिले, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर उनको अलग अलग कलर प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा जो टैबलेट और कैप्सूल है उसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी जो टैबलेट है वो कौन सी है। उसको पहचानने के लिए बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अक्सर ऐसा इंडस्ट्री में होता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक ही साइज और शेप स्ट्रक्चर की हमारी और भी टैबलेट बनती रहती है, तो उस कंडीशन में वो आपस में मिक्स ना हो, उन्हें प्रॉपरली पहचानने के लिए हम लोग उसको अलग अलग कलर जब दे देते हैं तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला रीज़न है जिसके कारण हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक कलर प्रोवाइड करते हैं वो है टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी प्रिपरेशन को एक कलर प्रोवाइड करते हैं। तो अधिकतर जो पेशेंट होते हैं उनको जो ब्राइट कलर है उससे उनको ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जो चमकीले कलर है उससे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए लाइक एग्जांपल लें तो जो हमारे कलर टॉनिक वगैरह होते हैं, या हम सिंपली कहें तो जो बच्चों के लिए कफ सिरप वगैरह हैं उनको हम लोग जो चेरी रेड कलर है वो दे देते हैं, जिससे कि स्पेशली जो बच्चे हैं वो उस कलर को पसंद करते हैं और हमारे प्रिपरेशन को वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट की
एक्सेप्टेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक कलर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हमारे वो प्रिपरेशन जो कि एक्सटर्नली यूज़ होने हैं, लाइक ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, लिनीमेंट हो गया, लोशन वगैरह हो गए, उनको हमारा पेशेंट का जो वहाँ अट्रैक्शन है उसको बढ़ाने के लिए अगर हम लोग उसको स्किन का कलर दे देते हैं तो पेशेंट उसको ज़्यादा पसंद करता है, उससे अट्रैक्ट होता है, जिससे कि हमारे पेशेंट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है प्रोडक्ट में वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला रीज़न है जिसके कारण हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक कलर देते हैं, तो ये हमारा है टू गिव ए वार्निंग। तो अगर हमें अपने पेशेंट को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई वार्निंग, चेतावनी देनी होती है तो उसके लिए भी कभी कभार हम अपने प्रोडक्ट को एक कलर प्रोवाइड करते हैं। लाइक एग्जाम्पल लें तो आप लोगों ने जो डॉक्टर्स स्प्रिट को यूज़ करते हैं इंजेक्शन को लगाने से पहले, अगर आपने उसको देखा हो तो वो हमें ब्लू कलर का देखने को मिलता है। तो जो हमारी होती है मेथाइलेटेड स्प्रिट है उसमें हम लोग ब्लू डाई को यूज़ करते हैं और वो ब्लू कलर इंडिकेट करता है नॉट टू बी टेक इट ओरली। इसको आपको ओरली नहीं लेना है, ये कोई पीने की चीज़ सिंपली नहीं है, इसको हमें एक्सटर्नली ही अप्लाई करना है। तो उसके इंटरनल यूज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो मेथाइलेटेड स्प्रिट है उसमें ब्लू डाई को सिंपली यूज़ करते हैं और उसका जो ब्लू कलर है वो हमारे पेशेंट के लिए एज ए वार्निंग होता है कि भाई ये स्प्रिट है, इसको आपको सिंपली नहीं पीना है, ये नुकसानदेह है आपके लिए। उसके बाद अगर हम लोग अगले रीज़न के बारे में बात करते हैं तो वो है टू प्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन को एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनाने के लिए भी हम लोग कलरिंग एजेंट को कभी कभार यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसमें एक से अधिक अगर इंग्रेडिएंट हमें अलग अलग कलर के अगर देखने को प्राप्त होंगे तो उनको अगर आपस में मिक्स किया जाएगा तो वो हमें अलग अलग जो कलर है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि वो एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन अपीयर नहीं होगा। तो उसको एक और कोई दूसरा कलर प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि वो वहाँ पे स्टेबल हो सके, वो वहाँ पे एक अच्छा सा वो कलर स्टैंडर्ड जो कलर है वो जब प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट के जो और कलर हैं वो छुप जाते हैं और हमारा प्रिपरेशन एक स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म कलर का प्रिपरेशन बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आइडियल जो कलरिंग एजेंट हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो आई थिंक सो हम लोग कलरिंग एजेंट को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन में क्यों यूज़ करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो आइडियल कलरिंग एजेंट है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली क्वालिटी कलरिंग एजेंट में होनी चाहिए वो है रेडली सॉल्युबल इन वाटर। हमारा जो कलर है वो वाटर में आसानी से और तेज़ी से जो सॉल्वेबल होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग अधिकतर जो सॉल्वेंट है उसको वाटर को यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी सस्ता भी होता है और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी है। तो इसीलिए हमारा वो कलर ही अच्छा कहलाता है जो कि वाटर में रेडली सॉल्वेबल होता है। उसके बाद में जो दूसरी क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए वो है ये, इसके अंदर जो कलरिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम से कम क्वांटिटी में हमें अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे यूनिफॉर्म कलर देखने को प्राप्त हो। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली जब भी हम लोग प्रोडक्ट को स्टोर करें उस समय जो कलर हमने दिया है वो स्टेबल रहे, मतलब कि जो कलर है वो टाइम के अनुसार वहाँ हल्का न पड़े। हम लोग ऐसे कलर को बेसिकली यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल लें तो यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट है, टेम्परेचर है या हाइड्रोलिसिस है, उससे हमारा कलर जो अनअफेक्टेड होना चाहिए। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें है या जो रिड्यूसिंग एजेंट उसमें हमने डाल रखा है या पीएच अगर चेंज होता है तो उसमें भी हमारा जो कलर है वो प्रॉपरली स्टेबल उसके अंदर बना रहना चाहिए। स्टेबल जो कलर है वो हम लोग बेसिकली अपने प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग अगली क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ये है कि जो भी हम लोग हमारे प्रिपरेशन में मेडिकामेंट हैं, हमारी दवाइयाँ हैं प्रिपरेशन के अंदर, उसके साथ में हमारा कलर कंपैटिबल होना चाहिए, उसके साथ में वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कलर को हम लोग बेसिकली अपने प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा जो है कलर वो हमारे जो ड्रग सब्सटेंस है उसको अगर ख़राब कर देगा तो वो कलर हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी
नहीं है। उसके बाद में अगर हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो हम कलर यूज करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर या टेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी उसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी ऐसा महक या टेस्ट नहीं होना चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करे, जिससे कि जो पेशेंट है उसको अवॉइड करें। तो हमारे जो भी हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर या टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग अगली प्रॉपर्टी को देखें, तो जो भी कलरिंग एजेंट हम लोग अपने प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं उनकी कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, उसका भी हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिंपली नहीं होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड बी इकोनॉमिकल। हमारा जो कलर हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर महंगा होगा तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट अननेसेसरली इंक्रीज होगी। तो ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सस्ता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो हमारे कौन कौन से टाइप के कलरिंग एजेंट हैं जिनको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अधिकतर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा फार्मास्यूटिकल फील्ड है उसको देखें, तो उसमें हम लोग बेसिकली 3 टाइप के कलरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है कलरिंग एजेंट का, वो है हमारे मिनरल कलर्स। तो जो हमारे मिनरल कलर हैं या जो मिनरल पिगमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग अपने जो फूड है और ड्रग है उनको कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। बट अब अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे मिनरल कलर होते हैं, इनका हमें कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, जिसके कारण कि ये जो हमारे मिनरल कलर्स हैं वो आजकल जो कोल तार डाइज़ हैं उनसे हमें रिप्लेस्ड होते हुए देखने को प्राप्त हो रहे हैं। बट हमारे कुछ इसके कलर हैं जो अभी भी कुछ हद तक यूज़ होते हैं, लाइक आयरन ऑक्साइड हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वगैरह हो गया। ये हमारे कुछ ऐसे मिनरल कलर हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा टाइप ऑफ हमारा है कलरिंग एजेंट, वो है हमारे नेचुरल कलर्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाले जो हमारे कलर हैं उनको भी हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। लाइक जो प्लांट के हमारे कलरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक क्लोरोफिल हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, इंडिगो हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, और जो हमारा फ्लेवोन्स है उनको हम लोग बेसिकली अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रोडक्ट को एक कलर देने को में यूज़ करते हैं। तो क्लोरोफिल हमारा प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। जो हमारा बीटा कैरोटीन है, प्लांट के जब फ्रूट वगैरह हमारे पकते हैं उसका येलो या ऑरेंज कलर होता है, वो जो बीटा कैरोटीन है उसके कारण होता है। इंडिगो का हमारा जो नीला कलर है वो होता है। तो ये सब हमारे जो कलर हैं वो प्लांट से हमें मिलते हैं, जिनको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद में एक हमारा जो कलर है जो कि हमारा कॉकनियल जो कलर है वो कहलाता है, जो कि एक इंसेक्ट है जो कि होता है कॉकस कॉकटी, उसके द्वारा हमें वो देखने को मिलता है, इससे हमें प्राप्त होता है। और इससे जो है कॉकस कॉकटी, उससे एक हमें रेड ब्राइट रेड कलर का जो कार्बनिक एसिड है वो इससे निकलता है, जिससे कि कॉकटिया जो हमारा है कलर वो हमें बनते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये बेसिकली ये एक इंसेक्ट से बनने वाला यहाँ पे कलर है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा है टायरियन पर्पल कलर उसको देखें, तो ये एक ऐसा हमारा वो कलर है जो कि स्नेल का जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है उसका जब एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा जो टायरियन पर्पल कलर है वो हमें प्राप्त होता है। और इनको भी हम लोग अपने प्रिपरेशन में बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है थर्ड टाइप, वो है हमारे कोल तार कलर्स या कोल तार डाइज। तो अगर हम लोग कोल तार जो कलर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो हमारे कुछ जो कोल तार डाइज हैं वो हमारा फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक में परमिटेड होते हैं, उनको हम लोग बेसिकली इनके अंदर यूज़ करते हैं। और वो जो हमारे कोल तार डाइज जो कि फूड ड्रग कॉस्मेटिक में परमिटेड हैं, उन्हीं को हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एज ए कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद आप लोग रखिएगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा एमरेंथ, दूसरा है हमारा जो होता है इरेथ्रोसिन, ग्रीन एस हो गया, ऑरेंज जो जी हो गया, हमारा पेटेंट ब्लू हो गया, जो टाट्राजीन है। ये सब अधिकतर हमारे कोल तार डाइज हैं, जिसको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अपने प्रोडक्ट को अलग अलग कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे कोल तार डाइज होते हैं ये बेसिकली
हमारे वाटर में रेडली सॉल्युबल होते हैं, आसानी से हमारे वाटर में घुल जाते हैं, तो इसके कारण ये भी हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये हमें लाइट और पीएच में प्रॉपरली अच्छे से स्टेबिलिटी भी इनकी देखने को मिलती है, जिसके कारण कि इनको हम लोग अधिकतर अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। और इनको हमें कम से कम कंसंट्रेशन में यूज़ करना होता है, लाइक 0.001% में भी हम लोग इसको अगर प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं तो ये एक अच्छा कलर हमारे प्रिपरेशन को प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक सो जो कलरिंग एजेंट हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।